शांत हो जाइए। जैसे कि आपको पहले पिछले क्लास में बताए थे, डिटर्मिनेंट में आज आप लोग को बताएंगे एडिशनल कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम फॉर आईआईटी मेंस एंड एडवांस। ठीक है, तो बेसिक बात सबको पता है। आज जो बताने वाले हैं वो स्पेशली बोर्ड के लिए नहीं है, मेंस एडवांस में फ्रिक्वेंटली वो सब का ज़रूरत पड़ेगा और उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलिए उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स बताते हैं। क्लास नोट्स 2 निकालिएगा, शांत हो जाइए। देखिए, आपको बताने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ कुछ डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। देखिए, तो 4-5 डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू आपको याद रखना है। नहीं भी याद रख सकते हैं तो निकल जाएगा तुरंत, लेकिन आपका कुछ समय चला जाएगा और उतना समय में दूसरा कोई आपसे आगे निकल जाएगा। कंपटीशन में हमेशा आगे रहना पड़ेगा, तब आप compete कर पाएंगे। तो निकाल भी सकते हैं, अगर भूल जाते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे याद रखिए तो बेहतर रहेगा। क्या है देखिए, ये डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्डर में है, 3 एलिमेंट है इसमें, ए बी सी यूज हो रहा है। ए, उसके बाद यहाँ पर सब ए लिख दिया है, उसको बना लीजिएगा। ए, उसके बाद क्या बी, उसके बाद क्या सी है। सर्कुलेंट ए, फिर सी के बाद ए, चाहे रो बाई जाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या कॉलम बाई जाइए, यही ऑर्डर में है। ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद क्या सी है। फिर कहीं से भी जाइए, सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, बी है, सी है, ए है, ए बी सी है। तो रो बाई या कॉलम बाई आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाइएगा तो वो सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा है। तो इसको सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट बोलते हैं और इसका वैल्यू निकालना है तो आसानी से आप सेरस रूल से निकाल सकते हैं। इसमें सेरस रूल अप्लाई करिएगा। सेरस रूल पता है आप लोगों को? तो ये आएगा माइनस ऑफ 3, माइनस कॉमन ले ही लिए, तो ए क्यू एन प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3 ए बी सी, यही हो जाएगा। तो भूल गए तो सेरस रूल से निकाल लीजिएगा, नहीं तो हम कहेंगे याद रखिए। ठीक है। दूसरा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। बहुत बार बेसिक में आपको प्रूव कर चुके हैं, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम था और विदाउट एक्सपेंडिंग इसको प्रूव किए थे। तो यहाँ पर इसी में ए मल्टीप्लाई करके बी सी प्रूव किए थे, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम होता है और उसका वैल्यू होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और क्या सी माइनस ए होता है। ऐसे याद रखिए। अगर मान लीजिए भूल भी गए तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं इसको निकालना। इसमें सब सेम है तो क्या करिए, R1 में क्या करिए, R1 माइनस R2 कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। R2 में क्या कर दीजिए, R2 माइनस R3 कर दीजिएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन तो याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर आप उसको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर सेम टाइप से अब इसमें क्या है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या हुआ, पावर अब स्क्वायर के बदले क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 हो गया, बस यहाँ पर 3 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, सेम टाइप से ए वाला फैक्टर तो सब में होता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और क्या सी माइनस ऑफ ए। और एक और फैक्टर होता है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए कभी भी डायगोनल का प्रोडक्ट करिएगा तो जितना उसका डिग्री होगा वही उतना ही डिग्री का एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डायगोनल प्रोडक्ट करिएगा, ये तो 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, प्रोडक्ट करिएगा 3 डिग्री बनेगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 3 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ 1 डिग्री का है, यहाँ 1 डिग्री का, यहाँ भी 1 डिग्री का, मतलब 3 डिग्री का ये क्या है, एक्सप्रेशन। यहाँ भी आप देख सकते हो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, प्रोडक्ट करेंगे 3 डिग्री, मीन्स इसका वैल्यू 3 डिग्री का आना चाहिए। देखिए यहाँ 3 डिग्री का है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। उसी टाइप से अब यहाँ पर आप देखिए, याद रखने में आपको हेल्प करेगा, इसलिए बता रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो 1 हो गया, 1 है और 3 है, मीन्स 4 डिग्री। यहाँ 4 डिग्री का टर्म होना क्वेश्चन होना चाहिए। तो एक तो बोल दिए कि ये रहना ही चाहिए, मीन्स 1 डिग्री का और टर्म यहाँ पर होता है। और होता क्या है, a प्लस बी प्लस क्या, तो याद रखना है। मान लीजिए भूल गए तो क्या करिए, यही वाला अप्लाई कर लीजिएगा इसमें भी। तो क्या होगा, R1 में R2 घटाइएगा 0, R2 में R3 घटाइए 0, इसके अलावा एक्सपेंड करिए, कॉमन लीजिएगा, वो आ जाए। लेकिन आप याद रखेंगे बेहतर रहेगा। ठीक है, 2 और डिटर्मिनेंट है तो याद रखना है। देखिए 2 और डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू आपको याद रखना, वैल्यू याद रखना। देखिए क्या होता है यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए इससे पहले क्या था 1 1 1 ए बी सी और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तीसरा वाला में क्या था ए बी सी, यहाँ क्यू हो गया, यहाँ भी अब 1 डिग्री बढ़ गया, मीन्स पावर 2 हो गया। तो इसका भी वैल्यू जब निकालिएगा तो ये सब में होता है, ए माइनस बी, बी माइनस, केवल सर्कुलेंट में नहीं होता, बी माइनस सी और सी माइनस सी, ये सब में होता है। और यहाँ डिग्री देखिएगा, यहाँ पर 5 डिग्री है तो यहाँ 5 डिग्री के लिए 2 डिग्री का और एक्सप्रेशन यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा। और होता क्या है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी। और अगर भूल गए तो क्या करिए, 2 जीरो बना दीजिए यहाँ, R1 में क्या करिएगा R1 माइनस R2 और R2 में क्या कर दीजिएगा R2 माइनस क्या R3। जैसे ही करिएगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ 0 होगा, इसके लिए एक्सपेंड करिएगा, कॉमन लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर भी सेम टाइप से, यहाँ पर डिग्री देखिएगा, ये क्या है 1 1 ए बी सी और क्या ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4। और इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये वाला सब में होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और क्या सी माइनस ऑफ ए, ऐसा होता है। डिग्री देखिए कितना है, 5 डिग्री है। तब ये 2 डिग्री का और एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड होता है ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए। आप जानते हैं ऐसा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 का 2 फैक्टर होता है, उसमें का एक फैक्टर ऐसा होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है माइनस, ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ क्या होता है प्लस, इस टाइप से करेंगे। और अगर भूल गए, नहीं याद आ रहा है तो नहीं, ये नहीं कि गलती सलती कुछ भी लिख दिए, थोड़ा सा सही टाइम लगेगा लेकिन सही कर लीजिए। R1 माइनस क्या R2 और R2 माइनस क्या करिएगा R2 में R2 माइनस R3, ये वाला 0 हो जाएगा, इसके लिए एक्सपेंड करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना। तो ये 5 डिटर्मिनेंट बताए हैं जिसका वैल्यू आपको याद रखना है, नहीं याद आ रहा है निकाल लेना है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम में और बताते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक आया है। क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा दिस इज, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसमें से क्या होगा यही बताना है। तो चलिए इसको निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 20 value of some important determinant। यहाँ पर EP2 का क्वेश्चन है 22 है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट का तीसरा कॉलम 2 टर्म का सम है, तो इसको 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग लिख सकते हैं। प्लस रहता है तो प्लस और माइनस रहता है तो क्या माइनस, तो इसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, याद करिए। और यहाँ कैसे लिखते हैं,
इसका पहला टर्म पहला डिटर्मिनेंट का तीसरा कॉलम हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और इसका दूसरा टर्म दूसरा डिटर्मिनेंट का तीसरा कॉलम हो जाएगा तो बी सी और क्या ए सी और क्या ए बी, और ये दोनों में क्या एज इट इज रह जाता है तो 1 1 ए 1 1 1 और क्या ए बी सी दोनों में 1 1 1 और ए बी सी क्या दोनों में, ऐसा हो गया। आप अभी देखे हैं चाहे 1 1 ए स्क्वायर ए ऐसा हो या ऐसा हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ऑफ ए, और इसका भी वैल्यू क्या वही होता है ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस क्या ए, और ए वाला का दोनों का वैल्यू सेम, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया जी। यही बोला जा रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, इस टाइप से आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए और कुछ क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है, कर द डिटर्मिनेंट दिस इज डिविजिबल बाई, ये जो डिटर्मिनेंट है किससे डिविजिबल है बताइए, किस क्वांटिटी से इसमें से डिविजिबल है। तो कोई भी एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल होता है, डिविजिबल उसका जितना भी फैक्टर्स होता है वो सारे से होता है, जानते हैं डिविजिबल का मतलब। तो जितना भी इसका फैक्टर होगा, चाहे एक्सप्रेशन हो या नंबर हो, दोनों के लिए कंसेप्ट एक ही है। एक नंबर में भी वही सोचते हैं, उसका जितना भी फैक्टर्स होता है फैक्टर से वो क्या होता है डिविजिबल। कोई एक्सप्रेशन भी दे दे और कहे कि किससे डिविजिबल होगा, तो उस एक्सप्रेशन का जितना फैक्टर्स होगा वो सबसे डिविजिबल होगा। और आप जानते हैं डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन ही होता है, इस एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, उसका जो भी फैक्टर होगा वो सबसे वो क्या होगा डिविजिबल होगा। चलिए इसको निकाला जाए, इसको निकाला जाए, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20 को लेके आते हैं। क्या है यही है, तो कितना यही है। सेम टाइप से अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको दूसरा कॉलम दो एक्सप्रेशन का सम है, दो टर्म का सम है, मतलब दो डिटर्मिनेंट में लिख, माइनस है तो माइनस के टर्म में लिख सकते हैं, आप जानते हैं बेसिक से ही, बेसिक से आप जानते हैं बेसिक क्लास से। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं। का पहला जो टर्म है, पहला डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम हो जाएगा बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और इसका दूसरा टर्म दूसरा डिटर्मिनेंट का हो जाएगा तो बी सी और सी ए और क्या ए बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, और ये दोनों में क्या रहेगा सेम, तो 1 1 1, यहाँ क्या ए क्यू बी क्यू और क्या सी क्यू, यहाँ पर क्या 1 1 1 और यहाँ क्या ए क्यू बी क्यू और क्या सी क्यू, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते, देखिए इसका वैल्यू आप जानते हैं, लेकिन ये वाला क्या होता है, यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है, तब जानते हैं, तो उसको इंटरचेंज कर देते हैं। इसमें सीधा इसका वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसमें a मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें b मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या c मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड R2 में क्या करते हैं, b मल्टीप्लाई कर देते हैं, और R3 में क्या करते हैं, R3 में c मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ से दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करिएगा या रो को, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है 1 1 1, एंड यहाँ ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और यहाँ क्या ए क्यू बी क्यू और क्या सी क्यू। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि इसका वैल्यू आप जानते हैं इसलिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जिस रो या कॉलम को चेंज करते हैं उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को उतना ही से डिवाइड करना पड़ता है। तो ए से डिवाइड करना होगा, बी से डिवाइड करना होगा, सी से भी डिवाइड करना होगा।
यहाँ a मल्टीप्लाई करिएगा तो a 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए बी सी और a हो जाएगा, यहाँ b का पावर 4 ए बी सी हो जाएगा b, यहाँ क्या c का पावर 4 और क्या ए बी सी हो जाएगा और c हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी कॉमन भी ले लेते हैं और साथ में इसको आपस में इंटरचेंज भी कर देते हैं। तो चेंज बाद में करेंगे, यहाँ ये नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इंटरचेंज भी कर देते हैं, इसको आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और ए बी सी क्या करते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं। तो एक कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज भी करते हैं और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं, वैल्यू लिखते चलिए या बाद ही में एक ही बार लिख देंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्या, ये वाला 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, और यहाँ माइनस ऑफ 1 बाई क्या ए बी सी, और ए बी सी कॉमन ले लिए और साथ में इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ए क्या कर दिए, यहाँ कर दिए ए बी सी, और ए वाला 1 1 1 हो गया, ए यहाँ आ गया, ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4। अब ये 1 यहाँ आ जाए, ए वाला यहाँ आ जाएगा तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, तो इसको ए वाला ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से इसको अभी वही रहने देते हैं और ए माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं क्या, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, बनेगा यहाँ ये तो रहने दीजिए, जो है वो है, जो है सो माइनस माइनस प्लस और इसके चलते एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपस में इंटरचेंज करिए 1 1 1। ये क्यों कर रहे हैं चेंज, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को पता है, सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे। अब यूज कर लीजिए, यहाँ से ये वाला इसका वैल्यू यहाँ पर आप देखें हैं कितना होगा 5 डिग्री, ए माइनस बी, माइनस तो है पहले, माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ऑफ ए, और क्या ए बी एंड प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी ए, नहीं याद रहेगा, निकालना होगा। और यहाँ माइनस ऑफ इसका वैल्यू भी 5 डिग्री में ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ऑफ ए, और क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा होता है, यही होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख लिए, यहाँ से आप देखिए क्या करिएगा, दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो माइनस ऑफ क्या, ए माइनस बी कॉमन है, ए बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होगा कॉमन। देखिए यहाँ से ए वाला कॉमन है, यहाँ पर भी और माइनस यहाँ पर भी है, अब माइनस भी है दोनों में, तो इसको और माइनस को क्या किए, कॉमन लिए। यहाँ पर क्या बचेगा, ए वाला बचेगा, तो ये ए बी एंड प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी ए, ऐसा हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर क्या ए वाला एक्सप्रेशन बचेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस क्या ए बी प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी ए, सी ए। तो यहाँ से क्या बन रहा है देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं सी ए। तो देखिए इसको अगर जोड़िएगा इसके साथ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, सबको नहीं देना है, जो खाली आईआईटी के लिए पढ़ते हैं उन्हीं को देना है, ठीक है। जो लोग नोट्स आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही लोग लेंगे जो लोग आईआईटी के लिए पढ़ते हैं। बोर्ड के लिए अगर आ भी गए हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके लिए ईमानदारी से नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। हम समझते हैं मेरा चेला ईमानदारी ही होगा, ठीक है ना। क्या बेईमान है क्या कोई, ठीक है, अच्छा बात। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं a माइनस बी और b माइनस सी और यहाँ c माइनस ऑफ a, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर, ऐसा है।
तो देखिए ये फैक्टर्स आ गया उसका। अभी क्या बोले हैं, कोई भी एक्सप्रेशन, डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है और कोई भी एक्सप्रेशन अपने फैक्टर्स से डिविजिबल होता है। जो भी फैक्टर है उसमें से कोई भी मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। जैसे हम बोलते हैं, देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं 8 का किससे डिविजिबल है, तो जो भी इसका फैक्टर होगा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, इसका जितना फैक्टर्स है सबसे डिविजिबल। समझे बात को? आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं 8 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 इसी का प्रोडक्ट है। आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट जितना ले सकते हैं वो सब फैक्टर बनता है। आप सिंपली 1 लीजिए, एक फैक्टर है। 1 और 2 लीजिए, एक फैक्टर है। 2 2 ले लीजिए, वो भी एक फैक्टर है। तीनों का तीनों ले लीजिए, तो ये भी एक फैक्टर। इस उसका जितना फैक्टर्स होता है करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से जितना तरीका से आप चूज कर सकते हैं फैक्टर्स, उस सारा क्या होगा, फैक्टर होगा, सबसे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए ए एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर्स आया, तो आप कहेंगे ए माइनस बी से भी डिविजिबल है, बी माइनस सी से भी है, सी माइनस ए से भी है, ए प्लस बी प्लस सी से भी होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर से भी होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से भी होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसमें से जितना तरीका से फैक्टर्स चूज करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस सबसे वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझे बात? तो ये सब ध्यान रखिए। ऐसे तो यहाँ आंसर से हम कर देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम बना रहे हैं वही आया, उसमें जितना जो कंसेप्ट है उसको जरूर पकड़ के रखिए, क्योंकि वही काम आएगा। प्रॉब्लम तो छूट जाएगा पीछे कोई, और विशेषकर कंपटीशन में तो और ज़्यादा। तो इसलिए ये नहीं कि खाली प्रॉब्लम बना लिए बस किसी तरह आंसर मिला दिए। खाली आप लोग का एम रहता है आंसर मिल जाए खुश हो जाते हैं, आंसर नहीं मिला उदास हो जाते हैं, ऐसा नहीं। आंसर मिले नहीं मिले पहले कंसेप्ट पकड़ में रखना है। प्रॉब्लम भूल जाइए लेकिन कंसेप्ट पकड़ में आ जाना चाहिए। तो क्या कंसेप्ट है इसमें कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसका जितना फैक्टर्स होता है सबसे डिविजिबल होता है। तो आइए ऑप्शन से मिलाइए क्या क्या से डिविजिबल होगा। यही है, ए उसके फैक्टर में है तो इससे डिविजिबल है। ए वाला है बी, नहीं है तो इससे डिविजिबल नहीं। ए वाला है उसमें, नहीं है। ए वाला है उसमें, है तो ए प्लस बी प्लस सी से भी डिविजिबल। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए एंड डी। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिए आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ए एंड डी। तो ए डी हो जाएगा इसका आंसर इस टाइप से। चलिए और आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है देखिएगा। कह रहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन इसमें k का वैल्यू, k का नोन है, k का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो चलिए इसी को सिंप्लीफाई करना है। ये तो पहले लिख देते हैं, और इसके बाद इक्वल टू इसको लिख देते हैं। यही लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं, तो लिख दिए, यही काम किए। तो ऐसा है 25 इज इक्वल टू, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि इसमें बताइए कि k के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। मीन्स ए वाला इसके बराबर या ए वाला इसके बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इसी टाइप का एक्सप्रेशन ला देते हैं और देखते हैं कि k के किस वैल्यू के लिए वैसा बन सकता है। तो हम सबसे पहले दिखा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं ये z पर पावर k और इंटू जेड का पावर 2, इसको इसी टाइप से z का पावर k और इंटू जेड का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। तो सेम तरह से आप इससे कॉमन ले लीजिए, इसमें x का पावर k कॉमन हो जाएगा, यहाँ से सेम टाइप से y का पावर k कॉमन हो जाएगा, यहाँ से z का पावर k कॉमन हो जाएगा, होगा जी। तो बचेगा यहाँ 1 1 1, यहाँ बचेगा x का पावर 2,
y का पावर 2, z का पावर 2, यहाँ क्या x का पावर 3, y का पावर 3, z का पावर 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या कुछ पैटिया आ गया है, पैटिया आ गया इसलिए, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास लीजिएगा, कुछ दिन के बाद तो सब गायब हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे चेक करते तो ठीक है, कुछ पैटिया लोग आ गया तो जो काम का कुछ चाहिए और वो पता है सब लोग यूज करेगा नहीं, ले जाके रख देगा। सर देखने थोड़े जा रहे हैं, ले लेते हैं, मुफ्त में मिल रहा है। दूसरे को जो काम का जो यूज कर सकता है उसको घटा दिए ना, पापी लोग सब आ गया है। देखिए यहाँ पर तो इसका वैल्यू कितना को नहीं मिला है, नेक्स्ट क्लास में लीजिए। देखिए यहाँ से ऐसा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब इसको देखिए, इसके लिए इसका वैल्यू आप देखे हुए हैं, सीधा डायरेक्ट यूज कर देना है। 1 1 1 कोई जरूरी है हर समय ABC ही रहेगा? ABC तो रिजल्ट में आया है, ABC की जगह पर XYZ हो सकता है, PQR रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ ABC की जगह पर क्या है, XYZ है। तो इसके लिए आप देखें, उसको लिख दीजिए, इसको लिख देते हैं XYZ का पावर कितना, एक K हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू X माइनस ऑफ Y, Y माइनस ऑफ Z और Z माइनस ऑफ X, और क्या होगा, यहाँ पर 5 डिग्री का है तो XY YZ और क्या ZX n होता है जी। अब देखिए ऐसा कुछ करना है, ये तो इसके बराबर आ गया, ऐसा एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं XYZ तो ऐसा ही आ जाएगा। XYZ कॉमन ले लेते हैं, 2 है, एक कुछ नहीं रहता है तो उतना ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, XYZ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं XYZ का पावर कितना K, और X माइनस ऑफ Y, और ये Y माइनस ऑफ Z, और यहाँ Z माइनस ऑफ X, और ये वाला XYZ कॉमन ले लेते हैं। XYZ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ Z नहीं है तो Z से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ X नहीं है तो X से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ Y नहीं है तो Y से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वो सही आ गया है। और ये वाला देखिए कॉमन लिए हैं इतना, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, बेस सेम होता है तो कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है तो पावर क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं XYZ का पावर कितना, K प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी कुछ आप दीजिए X माइनस ऑफ Y, Y माइनस ऑफ क्या Z, एंड फिर ए Z माइनस ऑफ X, और यहाँ 1 बाई X और 1 बाई Y, 1 बाई क्या Z, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए मिलाइए, कंपेयर करिए, ये इसके बराबर है तो इसका वैल्यू इतना आया है, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए। ये इसके बराबर कब होगा, जब ये वाला 1 हो जाएगा, इसको 1 होना चाहिए। इसको कंपेयर करिएगा तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इससे कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि ये दोनों बराबर तभी होगा। तो कंपेयरिंग 1, कंपेयर अगर करेंगे, कंपेयरिंग 1 वी हैव, हम लोग के पास क्या बन रहा है कि ये वाला XYZ का पावर K एन प्लस 1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप जानते हैं कोई भी एक्सपोनेंशियल याद करिए, एक्सपोनेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, इसका वैल्यू निकालना है तो या तो बेस सेम करिए या पावर सेम करिए तभी आता है। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बचपन से जानते हैं, हम भी बताए हैं। तो यहाँ से बेस सेम करना आसान है, 1 को हम लिख सकते हैं XYZ का पावर कितना 0, बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, K प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, मतलब K का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। इस टाइप से यही निकालना, ठीक है। तो लिखिए फटाफट और नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं। डिटर्मिनेंट को डिफरेंट कंपटीशन के प्रॉब्लम्स में डिफरेंट चैप्टर्स में मिक्स करके पूछता है। डिटर्मिनेंट का अच्छा से सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, बहुत बार डायरेक्टली नहीं पूछ के दूसरे डिटर्मिनेंट का यूज करके पूछता है, आपका मेंस हो एडवांस हो।
बहुत जगह आपको मिलेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो परेशान नहीं होइएगा, कंपटीशन का बात नहीं बोल रहे हैं। तो कहाँ आप वो सीखेंगे? आप डिफ्रेंशिएशन में और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर कहीं दिख भी गया तो उसको छोड़ दीजिए। जब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन, डिटर्मिनेंट और इंटीग्रेशन का पढ़ लेंगे। ये मत सोचेंगे कि सर तो बोलते हैं सब पॉइंट बता देते हैं, डिफ्रेंशिएशन छोड़ के चले गए। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। एट द एंड ऑफ डे हम अपने अनुसार बताएंगे। जहाँ पर अब हम अगर डिफ्रेंशिएशन बताएंगे तो डिफ्रेंशिएशन पता ही नहीं है आपको, और हम यूज करेंगे उसका तो ये क्या क्या बताते हैं, इसलिए वो डिफ्रेंशिएशन में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इंटीग्रेशन में। कल टेस्ट है आप लोग का डिटर्मिनेंट का, सब लोग रेडी है देने के लिए? 10 से 12 संडे को। कल बोल दिए हैं क्या? बात वापस ले लेते हैं, कल नहीं, संडे को बोल, तो आज सैटरडे लग गया। तो संडे को टेस्ट है 10 से 12 और शाम में क्लास है एज यूजुअल। उसमें EP1 का या EP2 का कुछ प्रॉब्लम्स होगा, उस सब पूछिएगा। आप लोग डाउट है तो बताएंगे, या कुछ डाउट नहीं रहेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CBSE का या बिहार बोर्ड का कुछ देख लेंगे। प्रॉब्लम ही होगा, बोर्ड के लिए होगा। और मंडे को ऐसे बोले थे मैट्रिक से स्टार्ट होगा, लेकिन मंडे तक ख़त्म नहीं होगा। और मंडे को भी IIT का डिटर्मिनेंट का ही क्लास होगा। वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे क्या? मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक दिन आगे बढ़ गया। और जो लोग भी 12th IIT के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए एकदम कंपलसरी है, करना ही है। इनइक्वालिटी बेसिक है एंड इनइक्वालिटी बता रहे हैं, 11th का है। अगर खूब अच्छा आपका पढ़ा हुआ है तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अगर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी तो जरूर क्लास करें, यहाँ ऑफलाइन में या ऑनलाइन में यूट्यूब पर ज़रूर उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 11th का है और उसको हम टारगेट में बता रहे हैं। लेकिन वो बेसिक चैप्टर है, इसलिए कुछ उसमें ऐसा हाई-फाई एडवांस नहीं होता है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो या IIT के लिए पढ़ रहे हो। बस उसको शॉर्ट वे में हम बता रहे हैं, तो जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ज़रूर करिएगा जो लोग भी आगे 12th को अच्छा करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में तो काम चल जाएगा, लेकिन IIT के लिए इनइक्वालिटी एकदम मस्ट है, इसके बिना काम ही नहीं। दो चैप्टर हम बता रहे हैं, तो ज़रूर रिवीजन करिए। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। कोफैक्टर का मतलब तो आप बेसिक में पढ़ चुके हैं। बेसिक बोलने का मतलब बोर्ड लेवल तक का जो आपका क्लास चलता है। तो कोफैक्टर का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। तो कोई भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? उसका एलिमेंट को हटा के वहाँ पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर डाल दीजिए, तो जो डिटर्मिनेंट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, ठीक है। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का मतलब क्लियर? कोई भी डिटर्मिनेंट है किसी भी ऑर्डर का, उसका एलिमेंट हटा के वहाँ पर उसका कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग डाल दीजिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट होता है उसी को बोलते हैं। जैसे यही डिटर्मिनेंट है, हम कहते हैं कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा निकालिए, मिसिस डिटर्मिनेंट निकालिए, तो हम क्या लिखेंगे? ए के जगह पर क्या लिख देंगे? ए का कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ क्या? कोफैक्टर ऑफ ए। बी के जगह पर क्या लिख देंगे? कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर ऑफ बी। और कोफैक्टर कैसे निकालता है वो सिखाए हुए हैं आपको। तो सी का जगह पर क्या लिख देंगे? कोफैक्टर ऑफ क्या? सी। और डी के जगह पर क्या लिख देंगे? कोफैक्टर ऑफ क्या? कोफैक्टर ऑफ डी। तो ये होता है कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का मतलब। क्लियर हो गया कोफैक्टर डिटर्मिनेंट? अब इसी में एक फार्मूला आता है, पावर कोफैक्टर फार्मूला, जो मैट्रिक्स में भी काम करेगा आपको। वो क्या कहता है उसको देखिएगा, समझ।
वैल्यू ऑफ कोफैक्टर डिटरमिनेंट डेल्टा इज, डेल्टा कोई डिटरमिनेंट है तो उसके कोफैक्टर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर निकालना है तो उसके फार्मूला होता है डेल्टा का कोफैक्टर डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो डेल्टा का पावर n माइनस क्या 1 होता है, जहाँ n क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, देखिए जैसे इसका वैल्यू निकालना है तो एक तो तरीका है सबका कोफैक्टर निकालिए और फिर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। दूसरा एक पावर कोफैक्टर फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्या कहता है पावर कोफैक्टर फार्मूला, कोई भी कोफैक्टर डिटरमिनेंट का वैल्यू जिसका कोफैक्टर डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू पर पावर क्या कर देना है ऑर्डर माइनस क्या 1। तो इसका कितना ऑर्डर का है डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का, तो 2 माइनस क्या 1 और इसका वैल्यू निकालिएगा डेल्टा का, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो AD माइनस क्या तो BC और इसका पावर कितना हो जाएगा 1। तो यही इसका वैल्यू हो गया। बिना कोफैक्टर डिटरमिनेंट को निकाले हुए पावर कोफैक्टर डिटरमिनेंट से कोफैक्टर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते, समझे। उसी टाइप से जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, डेल्टा कोई भी डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 2 है और उसका ऑर्डर कितना है 3 है। आपको कहा जा रहा है कोफैक्टर डिटरमिनेंट का ऑफ डेल्टा का वैल्यू निकालिए। अभी फॉर्मूला बताए हैं, क्या करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है डिटरमिनेंट का पावर n माइनस क्या 1। तो यहाँ पर n कितना है 3 है, तो 3 और डेल्टा कितना है 2 है, तो 2 का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4। सीख लिए। तो पावर कोफैक्टर फार्मूला क्या है, ऐसा फार्मूला है जिससे किसी कोफैक्टर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू पता है, ठीक है। तो पावर कोफैक्टर फार्मूला से हम लोग कोफैक्टर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। होता क्या है, तो डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है। चलिए इसको प्रॉब्लम में यूज करके आपको सिखाते हैं। देखिए हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या कर रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 11, एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू कितना है 11, मतलब डेल्टा का वैल्यू कितना है 11 और ऑर्डर कितना है 3, मीन्स n का वैल्यू कितना है 3 है। बोला जा रहा है देन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर्म बाय कोफैक्टर विल, तो उसके कोफैक्टर से बना हुआ डिटरमिनेंट का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाला जाए, पावर कोफैक्टर फार्मूला CP2, क्वेश्चन नंबर कितना था बोलिए, एक आदमी नंबर बोलिए, 44। क्या है दिया हुआ है, गिवन डेल्टा का वैल्यू कितना है 11 और कितना ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का, तो n का वैल्यू क्या है 3 है। तो आपको क्या निकालना है, देयरफॉर आपको निकालना है कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। कोफैक्टर डिटरमिनेंट का डेल्टा एक डिटरमिनेंट है उसका स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो कोफैक्टर किसी डिटरमिनेंट का क्या होता है, उसके लिए फार्मूला आप देखें हैं, उस डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1 का यहाँ क्या है स्क्वायर और n के जगह पर क्या है 3, डेल्टा रख दीजिए, तो 11 एंड उस पर पावर कितना 3 माइनस क्या 1 और इसका पावर कितना 2, मीन्स 11 स्क्वायर का पावर क्या 2, तो ये कितना बन गया 121 और का पावर क्या 2, मल्टीप्लाई करिए, बोलिए कितना आएगा 21 4 2 होगा, तो 2 4 2 1 2 कितना 1 2
और 1, कितना हो गया 1 4 6 4 2 1, है ना। तो कितना आ रहा है 14 6 4 1, यही आ रहा है। तो यही वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पावर को फैक्टर फॉर्मूला याद हो गया। अब देखिए 45 में क्या कर रहा है, बोल रहा है प्रूव डेट द फॉलोइंग बाई पावर को फैक्टर फार्मूला। पावर को फैक्टर फार्मूला से इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। लिख दिया है कि कैसे निकालिएगा, तो पावर को फैक्टर फार्मूला का यूज करते हुए। तो चलिए इसको निकाला जाए, इसको निकाला जाए पावर को फैक्टर फार्मूला का यूज करते हुए, प्रूव करना है उतना, यही है। क्वेश्चन नंबर 45, मान लेते हैं हम इसको क्या है, डेल्टा है, लेट। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। हम इसी को लिख सकते हैं डेल्टा का पावर 3 माइनस ऑफ 1। 3 क्या है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा का पावर n माइनस ऑफ 1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है। और अब उल्टा सोचिए ये क्या होता है, पावर कोफैक्टर फॉर्मूला से आप जानते हैं कि कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ डेल्टा। डेल्टा के कोफैक्टर से बना हुआ ही ये डिटर्मिनेंट है, और इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला डेल्टा का को 0 सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ क्या 0, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ क्या c, कोफैक्टर ऑफ c, यहाँ क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ क्या, कोफैक्टर ऑफ b, और यहाँ सेम टाइप से कोफैक्टर ऑफ क्या c, और यहाँ कोफैक्टर ऑफ 0, और यहाँ बताइए कोफैक्टर ऑफ क्या, कोफैक्टर ऑफ a, और यहाँ कोफैक्टर ऑफ क्या, यहाँ पर b, और यहाँ कोफैक्टर ऑफ a, और यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ g, यही है। अब सबका कोफैक्टर आप निकालना जानते हैं, कोफैक्टर निकालना जानते हैं एलिमेंट्स का, पढ़े ना पिछले क्लास में, तो सबका कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर होता क्या है बताइए जल्दी से, पोजीशन का साइन इनटू माइनर। तो जनरली पोजीशन का साइन स्टूडेंट छोड़ देते हैं या गड़बड़ कर देते हैं, और मैट्रिक्स में भी ये आएगा इसी टाइप से बहुत सारी चीज़, यहाँ बोल रहे हैं फिर वहाँ बोलेंगे, याद होना ही है। तो सबसे पहले पोजीशन का साइन ही लिख दीजिए, छूटेगा नहीं, पोजीशन का साइन लिख दीजिए। तो प्लस फिर क्या माइनस प्लस, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए एलिमेंट लिखने के लिए, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिख, जगह छोड़ दीजिए उसका माइनर लिखने के। तो पोजीशन का साइन पहले लिख दिए ताकि छूटे नहीं, और अब उसके बाद माइनर लिख देते हैं, उधर है यहाँ पर लिख देते हैं, ढकने में निकालने में बनेगा। क्या क्या है, 0 है, c है, डेल्टा लिख रहे हैं, b है, c है, 0 है, a है, b है, a है, 0, यही है। अब 0 का कोफैक्टर लिखना है तो पोजीशन का साइन और इसका वैल्यू लिखिए। तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कितना हो रहा है, माइनस a स्क्वायर हो रहा है ना जी। फिर उसके बाद c का लिखना है तो पोजीशन का साइन इंटू माइनर, तो पोजीशन साइन तो पहले लिख दिए हैं, और इसको ढक के माइनर लिख दीजिए। कितना बना 0 माइनस ab, आ रहा है ना जी। एंड फिर इसके बाद b का लिखिए, तो पोजीशन का साइन इंटू माइनर, तो पोजीशन का साइन पहले लिख दिए हैं और इसको ढक के निकालिए, ac माइनस, तो c हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो रहा है, यही हो रहा है, तो a हो गया। एंड फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद इस c का निकालिए, पोजीशन का साइन इंटू माइनर, तो निकालिए इसको, 0 माइनस ab, माइनस ab हो। फिर अब इस 0 का निकालिए, पोजीशन का साइन लिखा हुआ है, ये माइनर खाली लिखते जा रहे हैं, कितना हो जाएगा 0 माइनस b, तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद a का निकालिए, ढकिए, कितना बन गया 0 माइनस bc,
माइनस बी सी हो। फिर इसके बाद बी का निकालिए तो क्या माइनस लिख रहे हैं खाली, सी ए माइनस जीरो, सी ए हो जाएगा। और फिर इसके बाद ए का निकालिए तो ए जिस रो कॉलम में ढकिए कितना बना, तो ए जीरो माइनस बी सी हो गया। और फिर जीरो का निकालिए क्या हो जाएगा, जीरो माइनस सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालना पिछले क्लास में पढ़े हैं, बस वही लिख दिए हैं। अब हो गया, यही आपको निकालना था। अब देख लीजिए, मिला लीजिए, प्लस माइनस करने आता है ना जी, तो हो गया दिस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये था पावर कोफैक्टर फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है फैक्टर थ्योरम, एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हैं 11th में, वही है, वही सेम चीज़ है। थोड़ा सा एक आध कंसेप्ट डिटर्मिनेंट से ऐड होगा, लेकिन वहाँ आपको बताए हैं, जिससे हम बोलेंगे। देखिए, इसको रहने दीजिए, पहले यहाँ आइए, जो 11th में पढ़े हैं उस पर आइए। डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट होता है, वो क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, कोई भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। अगर इसमें कोई वेरिएबल, मान लीजिए वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है, अभी एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब अगर इसमें हम वेरिएबल के साथ है, अगर इक्वल टू जीरो लिख देते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा, पक्का है। अब याद करिए, अब मान लीजिए ये डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन है और वो पॉलिनोमियल है कोई, तो कोई भी एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है। मान लीजिए इसका फैक्टर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होता है, और इसी फैक्टर को जीरो करने से इक्वेशन का क्या, रूट्स होता है। ये इक्वेशन है, इसका रूट्स होगा अल्फा और क्या, बीटा। कुछ याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बात चल रहा है। बस आप जानते हैं डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें वेरिएबल आ जाएगा तो वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया, इक्वल टू जीरो लगा दिया तो इक्वेशन हो जाएगा। और कोई भी एक्सप्रेशन का फैक्टर्स होता है, और वही एक्सप्रेशन का फैक्टर को जीरो करने से इक्वेशन का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का क्या, रूट्स बनता है। पता है सब लोगों को। तो एक्चुअली में एक्स वेरिएबल होगा, एक्स का वैल्यू अल्फा रखिएगा तो इसको जीरो बना देगा, बीटा रखिएगा तो इसको जीरो बना देगा। तो कभी भी आपको कहा जाए कोई एक्सप्रेशन का फैक्टर है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स कैसे निकलेगा, उसको जीरो करने से। क्लियर, याद आ गया, ये 11th का। अब यहाँ पाइए वही चीज़ का हुआ है, देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा आर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। इस एक्स में क्या है, वो पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल के लिए होल्ड करता है सब चीज़। तो पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। इससे पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो देखिए, अगर डेल्टा जीरो हो रहा है एक्स इज इक्वल टू अल्फा के लिए, एक्स इक्वल टू अल्फा के लिए अगर मान लीजिए डेल्टा जीरो हो जा रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा डेल्टा का क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। और इसी को इधर कर दीजिएगा, एक्स माइनस अल्फा उस डेल्टा का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ये फैक्टर थ्योरम। अब ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट के लिए स्पेशल एक फैक्टर थ्योरम है, उसको समझिए। इफ टू रो या कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो गया, तो इसके लिए अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू अल्फा के लिए, मान लीजिए एक्स इक्वल टू अल्फा रखते हैं, उसके लिए दो रो अगर आइडेंटिकल हो गया तो x माइनस अल्फा उस डिटर्मिनेंट का मीन्स डेल्टा का क्या होगा, एक फैक्टर। उसी टाइप से अगर मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा रखने पर डिटर्मिनेंट में अगर तीन रो आइडेंटिकल हो गया, तीन रो आइडेंटिकल हो गया, तो x माइनस अल्फा मतलब x माइनस अल्फा का स्क्वायर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। उसी को अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए चार रो, अब चार रो ऑब्वियसली 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में नहीं, 3 से ज़्यादा ऑर्डर डिटर्मिनेंट,
तो जनरल ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इसलिए खाली 2 ही ऑर्डर के लिए नहीं। थ्री रो अगर आइडेंटिकल है तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर फैक्टर बनता है। मान लीजिए 4 रो आइडेंटिकल होगा तब क्या होगा, x माइनस अल्फा का पावर क्या 3 फैक्टर्स होगा। अगर मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा रखने पर इन जनरल अगर r रो आइडेंटिकल हो गया तब क्या होगा, x माइनस अल्फा पर पावर r माइनस 1 फैक्टर्स होगा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर कुछ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा। आइए प्रॉब्लम बताते हैं। फैक्टर थ्योरम देखिए, कहीं भी डाउट है फिर प्रॉब्लम में वही सब बात आएगा तो और क्लियर। जैसे क्वेश्चन नंबर इसको देखिए 28 में कह रहा है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर 2 2 0। अभी बताए हैं का रूट्स दिखाना है 2 2 0। अगर हम ये दिखा दे कि x माइनस टू इसका फैक्टर्स है तो 2 2 इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, इक्वेशन का उसी को जीरो करने से क्या रूट्स होता है, अभी यही बता रहे थे। तो हम इसी को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते, ठीक है। 20 फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, डेल्टा है। लिखना आसान होगा, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू 0। अब यहां से देखिएगा फॉर क्या क्या था, 2 और क्या 0 था, तो वो रख के देखते हैं। पुट करते हैं फॉर x इक्वल टू क्या 0, सॉरी 2 भी पहले रखिए, 2 रखते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, डेल्टा। डेल्टा कितना हो जाएगा देखिएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, 2 रखिए तो 2 4 8, यहाँ रखिए 2 4 6 2 8 और यहाँ 2 4 और 8 क्या दिख रहे हैं, आइडेंटिकल। 3 रो आइडेंटिकल हो गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस 3 रो आर कॉलम है, सिंस 3 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इसका मतलब हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस 2 का 3 है तो x माइनस 2 मीन्स x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका क्या होगा, डेल्टा का एक फैक्टर होगा, विल बी ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। डेल्टा एक एक्सप्रेशन है, उसका एक फैक्टर होगा। और यहीं से आप लिख सकते हैं, इसको 0 करिएगा तो रूट्स क्या क्या आएगा, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2, दो फैक्टर से, और डेल्टा इक्वल टू 0 का क्या होगा, रूट्स होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 और दूसरा फैक्टर फिर करिएगा तो 2 और विल बी रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या, डेल्टा इक्वल टू। तो बस दोनों बात कहने का मतलब एक ही होता है, ऐसा है तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे कर सकते हैं। ये हम थ्योरम से अभी निकाल दिए, डिटरमिनेंट के लिए स्पेशल फैक्टर थ्योरम देखें उससे, और यहाँ से हम लोग ऐसे बोल, ठीक है। दूसरा 0 को भी दिखाना है, इसका रूट्स है, ये रूट्स है तो 0 को दिखा देते हैं, डेल्टा का फैक्टर है तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए हम अब किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए देखिए, x इक्वल टू 0 के लिए अब डेल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ इसमें x है हर जगह डेल्टा रख रहे हैं, तो डेल्टा रख दीजिए, सॉरी 0 रख रहे हैं, 0 रखिएगा तो क्या बनेगा, 0 0 0, यहाँ 0 0 और 2 2 4 और 8, ऐसा होगा। अब यहाँ से ये दोनों प्रोपोर्शनल है या 2 कॉमन ले लीजिए तो आइडेंटिकल दिख जाएगा आपको,
0 0 2 0 0 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं और यहाँ 0 2 और क्या 8 हो गया। अब देख रहे हैं ये दो क्या है, आइडेंटिकल है। सिंस हम देख रहे हैं टू रोज कौन कौन सा, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। दिस इम्प्लाइज किस वैल्यू के लिए हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, इसलिए x माइनस 0 विल बी ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। x माइनस 0 उसका फैक्टर है, तो इसको 0 करने पर क्या, जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रूट्स होगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं x इक्वल टू 0 विल बी ए रूट ऑफ, इसका रूट होगा रूट ऑफ इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू, क्लियर। तो ऐसे ये फैक्टर थ्योरम से निकाल लिए। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, आसानी से आता है, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जानते हैं, बेसिक से हैं, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। आप 2 मल्टीप्लाई करिए 0 करिएगा, x पहले तो कॉमन हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करिए घटाइएगा 0 हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंड करिएगा, फैक्टर निकलेगा तो रूट्स निकलेगा, निकल जाएगा। उसे भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब वैसे बना देते ये वाला कंसेप्ट कैसे सीखते, समझे, तो उस टाइप से भी कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम में वो वाला सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए IIT मेंस 19 में आया हुआ है, क्या है, बस इसमें एक क्वेश्चन पहले से था असाइनमेंट में, वो पूछा था, हम उसको फॉर्म चेंज नहीं किए, बस वो वैल्यू निकालने के लिए या रूट्स पूछा गया है। देखिएगा हम वही क्वेश्चन बस खाली IIT 19 लिखे, पहले से था इसमें मौजूद। कंपटीशन में IIT में प्रूव डेट वाला नहीं क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन हम पहले से दिए हुए हैं, था पहले से IIT 19 में पूछे हुए। देखिए बस उसका ऑप्शनल क्वेश्चन डाले हुए हैं, कंसेप्ट वही है, मिलाइएगा जाके। तो ये ऐसा दिया हुआ है और बोला जा रहा है प्रूव डेट द फैक्टर्स ऑफ D आर दिस मीन्स x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 1 उसका क्या है, फैक्टर है। एक तो तरीका यही हो गया जैसे पहले बताए हैं, क्या करिएगा, x का वैल्यू 2 रख दीजिए, इसको 2 लाइन मीन्स 2 रो या 2 कॉलम को क्या कर दीजिए, आइडेंटिकल दिखा दीजिए, तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 3 रख दीजिए और क्या कर दीजिए, 2 रो को कॉलम आइडेंटिकल दिखा दीजिए, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रख के इसका 2 रो को आइडेंटिकल दिखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। एक तो तरीका हो गया। दूसरा इसको फैक्टराइज ही कर लेते हैं, तो वो तो सिखा चुके हैं, उससे आप करिएगा। दूसरा वाला हम बता देते हैं, इसके डी लेके चलते हैं को 27 क्या क्या था, x माइनस 2 x प्लस 3 और क्या x माइनस 1, यही फैक्टर लाना है। तो एक तो तरीका हो गया फर्स्ट मेथड, क्या करिएगा, प्रोसीड सेम एज, बता चुके हैं, सेम एज किसके तरह बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है ना, 28 है, 27 तो यही वाला है, तो 28 की तरह बना लीजिएगा। सेकेंड मेथड का फैक्टर निकाल के आपको बता, तो क्या करिए, तो जैसे बेसिक में आप पढ़े वैसे ही करिए, ऑब्जर्वेशन करिए और किसी एक रो या कॉलम में अधिक से अधिक 0 लाइए, या सबसे पहले ट्राई करिए कि एक रो या कॉलम में क्या हो जाए, आइडेंटिकल कुछ हो जाए, एक में से दूसरे को घटाने पर 0 हो जाता है। कुछ ऑब्जर्वेशन करिए, इसमें अगर इसको जोड़ते हैं माइनस नहीं होगा, घटाते हैं x प्लस नहीं होगा। इसमें आइए कुछ करिए, तो यहाँ पर अगर घटाएंगे प्लस या जोड़ने से आ रहा है, देखिए x माइनस 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं
हम ऐसे करते हैं, कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 एंड प्लस क्या कॉलम 3 कर देते हैं इन डी में करते हैं। देयरफॉर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिएगा, जैसे इसमें जोड़ेंगे x माइनस 1 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे x माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 हो जाएगा, ये भी क्या माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे ए भी x माइनस 1 हो जाएगा, सब सेम हो गया, एक में दूसरे को घटाने पर 0 आएगा, माइनस 6 होगा, माइनस 3 ऑफ x है, 2 ऑफ x है, और यहाँ माइनस ऑफ 1 और x माइनस 3 और x प्लस 2 है, ऐसा हो गया। अब देखिए 0 बनाते हैं, यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके 0 बना देते हैं। अगर इसमें इसको घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो 3 कॉमन लीजिएगा, घटाएंगे 3, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, घटाने पर 0 भी हो रहा है, कॉमन भी हो रहा है, तो हम घटा देते हैं और साथ में इसमें इसको घटा देते हैं। तो ऐसा करते हैं, टेकिंग कॉमन x माइनस 1 फ्रॉम कॉलम 1 एंड साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं, इस कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस क्या कॉलम 2 कर रहे हैं, एंड कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, और उसके बाद कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस क्या कॉलम 1 कर रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ से ये तो x माइनस 1 कॉमन ले लिए हैं, तो x माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर ये तो एज इट इज रहने दी, तो हम चेंज किए 1 कॉमन ले लिए हैं, तो 1 बनेगा यहाँ पर, और ये माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो गया, और इसमें इसको घटा रहे हैं, 1 माइनस 1 0 हो गया है, यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा कॉलम लिख दिए हैं, रो बाई रो गलत लिख दिए, रो में से घटाना है, गलत लिख दिए, तो आपको क्या करना है, R3 में R2 को घटाना है और R2 में R1 को घटाना है, ऐसा कर रहे हैं, वो उल्टा लिख देते हैं। तो देखिए इसमें इसको घटाइएगा तो क्या बनेगा, माइनस 3 ऑफ x एंड प्लस 6 हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा x माइनस 2 हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा 1 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 0 हो गया, इसमें इसको घटाइएगा 5 ऑफ x हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा क्या x से खत्म 5 बनेगा, ठीक है जी। अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, तो x माइनस ऑफ 1 और क्या बनेगा प्लस 1, और इसको ढक के 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट बन रहा है, इसमें माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन हो रहा है, माइनस 3 कॉमन तो x माइनस कितना 2, और यहाँ x माइनस 2, यहाँ 5 ऑफ x और 5, ऐसा बन गया, इसको ढके हैं, और दिस इक्वल टू 0 है, अच्छा फैक्टर निकालना है, इक्वल टू 0 नहीं, ये एक्सप्रेशन ही लेके चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से इसका कुछ कॉमन है, इसमें x माइनस 2 कॉमन, दोनों में 5 कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, x माइनस ऑफ 1, x माइनस ऑफ 2, और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 3 1 5, 5 तो कॉमन ले लिए, x और क्या 1, यही बचेगा, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कर दीजिए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते, x माइनस 1, x माइनस 2, 5 और माइनस 3 और क्या माइनस ऑफ x, माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, 5 भी इधर लिख दीजिए, तो माइनस 5 x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस क्या 3, है ना, यही तो शो करना था कि दिखाइए कि ये तीनों उसका क्या है फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर, हेंस प्रूफ, लिखे जल्दी फटाक से। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट। कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं, नंबर सिस्टम 11th में पढ़े हैं, वहाँ आपको बताएं, लेकिन हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए, या भूल गए हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता क्या है x प्लस आई वाई, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट,
तो ऐसा होता है, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कंजुगेट को ऐसे ऊपर एक लाइन लिख देते हैं, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर या ये ऐसे लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कंजुगेट को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे होता है, इसका वैल्यू निकालना है तो रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट वैसा ही रह जाता है, इमेजिनरी पार्ट मतलब वाई का साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब माइनस आई वाई हो जाए, यही कंजुगेट हो गया। तो जैसे हम बोलते हैं 3 + 4i का कंजुगेट बताइए, क्या हो जाएगा? 4 है तो 3 माइनस क्या 4i हो जाएगा। हम जैसे बोलते हैं मान लीजिए 5 - 3i का कंजुगेट बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसका साइन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 + क्या 3i हो जाएगा। ये कंजुगेट याद आ गया। दूसरा बात, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका x को हम लोग उसका बोलते हैं रियल पार्ट, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अगर y 0 हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं रियल या प्योरली रियल, और अगर x 0 हो जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये सब बात आप जानते हैं, नंबर सिस्टम बताए थे 11th में, या अभी हाल फिलहाल में कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताए थे, वहाँ भी बताए थे जब आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा था तो ऑनलाइन क्लास लिए पढ़े थे आप लोग। तो ऐसा है, ये है। तो इसका अब डिटर्मिनेंट का कंजुगेट कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए ऐसा A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट का हमको कंजुगेट निकालना है तो हम लोग इसके सारे एलिमेंट का कंजुगेट निकाल देते हैं, यही कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो कोई डिटर्मिनेंट का अगर कभी कंजुगेट निकालना है तो उसके सारे एलिमेंट का कंजुगेट कर देते हैं। तो A1 का कंजुगेट, A2 का कंजुगेट, A3 का कंजुगेट, B1 का कंजुगेट, B2 का कंजुगेट, B3 का कंजुगेट, C1 का कंजुगेट, C2 का कंजुगेट, C3 का कंजुगेट। याद रहेगा प्रॉपर्टी? तो ऐसा है। चलिए अब इसको प्रॉब्लम में एक अप्लाई कर देते हैं। देखिए, गप बंद करिए, गप बंद करिए। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, कर है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे मीन्स एक डिटर्मिनेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, वो जेड प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, नन प्योरली इमेजिनरी है, मतलब एक्स और वाई वाला टर्म दोनों है आई वाला, या नन ऑफ डीज है। चलिए इसको निकालते हैं। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पता करना है जेड, और वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। एक तो कितना नंबर था, नंबर बताइए। तो देखिए यहाँ से दो तरीका से हम कर सकते हैं। एक हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं ऐसे, एक तो वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। देखिए दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पर इस रो का एलिमेंट और इस रो का एलिमेंट्स को देखिए, इसी का एक कंजुगेट है, ये वाला इसी का कंजुगेट है, ये वाला इसी का कंजुगेट है, एक दूसरे का कंजुगेट है यहाँ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो वही सेम रह जाएगा, इसलिए हम कंजुगेट लेने जा रहे हैं, देखिएगा। और जब कंजुगेट लेंगे तो इधर उधर चेंज करने पर वही डिटर्मिनेंट रह जाएगा, इसलिए भी हम क्या कंजुगेट लेने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जेड का कंजुगेट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट का कंजुगेट, 3 + 2i का कंजुगेट, 5 - i का कंजुगेट, 5 - i का कंजुगेट, 7 - 3i का कंजुगेट, i का कंजुगेट, 2i का कंजुगेट, -3i का कंजुगेट, 3 - 2i का कंजुगेट, 5 + i का कंजुगेट, 7 + 3i का कंजुगेट। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालिए। अभी सिखाए थे आपको, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करिए। इसमें तो रियल है ही नहीं, खाली इमेजिनरी है, तो वही उसी का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करिए,
माइनस साइन चेंज करिए प्लस हो जाएगा, 3 ऑफ आई हो जाएगा। साइन चेंज करिए 3 + 2 ऑफ आई हो जाएगा। साइन चेंज करिए 5 - आई हो जाएगा। साइन चेंज करिए। अब क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर हम ऐसा करते हैं, इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा। इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R2 एंड साथ में R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा कि Z है, Z इज इक्वल टू, माइनस एक कॉमन लिए हैं और एक रो को इंटरचेंज करते हैं तो आपस में माइनस मल्टीप्लाइड होता है, तो उसके चलते एक माइनस आया। तो करिए, ये वाला उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। करिए 3 + 2 ऑफ आई और क्या 5 - ऑफ आई और क्या 7 - 3i, और ये वाला उठा के यहाँ कर दीजिए तो 3 - 2i और क्या 5 + ऑफ आई और क्या 7 + 3i, और यहाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो i 2i, अब माइनस नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद इसको देखिए, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है यही डिटर्मिनेंट के बराबर आया है। मतलब अगर कंजुगेट निकाल रहे हैं तब भी वही डिटर्मिनेंट आ रहा है। एक कंजुगेट निकाल रहे हैं, कंजुगेट का वैल्यू आ रहा है, तो एक इसके बराबर आ गया, ये जेड के बराबर है फ्रॉम, इसको 1 मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या है, जेड आ गया। यहाँ से ऐसा होता है कम्प्लेक्स नंबर से आप कह सकते हैं सीधा कि वो प्योरली क्या है, रियल नंबर। नहीं दिख रहा है, एक काम और कर लीजिए, आगे बढ़ा जाइए, पुट कर दीजिए। जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + IY होता है, ऐसा ही होता है। पुट करेंगे तो यहाँ पर x एंड प्लस क्या IY का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x + IY होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कॉन्जुगेट x एंड माइनस आई ऑफ वाई इक्वल टू x प्लस क्या आई ऑफ वाई, काटाकुटी हो गया तो एक साइड में ले जाइएगा तो 2 ऑफ आई वाई इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 0। देयरफॉर हमको z निकालना है कि क्या होगा, तो z हम माने हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x + IY, और यहाँ से x का वैल्यू y का वैल्यू 0 है, तो एक क्या हो गया 0, x हो गया, मतलब ये क्या है, रियल बोलिए या प्योरली रियल, एक ही बात होता है। तो z क्या है, रियल नंबर है। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए में है सर, तो ए हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ऐसे कर। दूसरा तरीका, इसका वैल्यू निकाल के आप कर सकते हैं। वैल्यू के लिए हम हिंट कर देते हैं, वैल्यू निकालना तो आप जानते हैं। इसमें से आई कॉमन हो जाएगा, वैल्यू निकाल के उसको देख लेंगे, खाली रियल नंबर आ रहा है, मीन्स एक्स आई वाला टर्म नहीं आ रहा है, कि खाली आई वाला टर्म आ रहा है, कि x + IY के टर्म में आ रहा है, उसके अनुसार कर लेंगे। वैल्यू निकालिए, इसमें से आई कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या करिए, इसमें इसको अगर जोड़ देंगे ए वाला खत्म हो जाएगा, माइनस वाला, रियल वाला खाली बचेगा। तो ऐसा कर लीजिए, क्या बनेगा। सेकेंड मेथड आप कर सकते हैं ऐसे, इसका हम हिंट कर रहे हैं, करिएगा पूरा। क्या करिएगा, R1 में क्या करिए, R1 प्लस क्या R2 कर दीजिए, R3 कर दीजिए, एंड टेक I कॉमन फ्रॉम R2 इन Z। देयरफॉर Z का वैल्यू हो जाएगा I, और जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। I कॉमन लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पर तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 3 - 2i, 5 + i और क्या 7 + 3i। अब क्या करिएगा, इसको और सिंपल बनाने के लिए, इसका इसी का दुगुना है तो इसमें से 2 कॉमन लीजिए और घटा दीजिए, तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा, टेक कॉमन 2 फ्रॉम R1, देन इस ऐसा करने के बाद R3 में क्या करिएगा,
R3 माइनस क्या R1 कर दीजिए। देन टेक कॉमन, टेक, उसके बाद वैल्यू निकाल लीजिएगा, इधर निकाल लीजिए। देन फाइंड वैल्यू ऑफ j, सिंपल आ जाएगा, निकलेगा। उसके बाद और निकाल के देख लेना है कि खाली रियल वाला नंबर आ रहा है कि खाली आई वाला आ रहा है कि दोनों वाला आ रहा है, ऐसे कर लेना। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसका IIT का लास्ट क्लास होगा आपका मंडे को, संडे को यूजुअल टाइम में शाम में आपका प्रॉब्लम्स का क्लास होगा। उसमें आप लोग को जो डाउट होगा वो पूछिएगा, नहीं डाउट रहेगा तो हम अपने से बताएंगे, ऐसी क्लास होगा। और 10 से 12 टेस्ट है, ठीक है, जा सकते हैं जिनको क्लास करना है टारगेट वाला कर सकते हैं।